कैसे लड़ा वो इतना बड़ा ऐतिहासिक युद्ध? बाबर भारत आया क्यों? कैसे उसने खत्म किया लोधी साम्राज्य? किसी का निमंत्रण वाकई उसे खींच आया भारत? कैसे बना बाबरी मस्जिद? जिसके इतिहास का एक ऐसा पन्ना उधेड़ेंगे, एक ऐसा राजा जो फरगना से चला कि हम भारत के या विश्व का दूसरा स्वर्ण युग, गोल्डन एरा के बारे में बात करने जा रहे हैं। स्वागत है आप सभी का जेपी क्लासेस में। हमारा नाम है प्रिंस पांडे और हम लेकर आए हैं आज एक अद्भुत और बेहतरीन कहानी आपके लिए। इस सेशन में मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, इतिहास का एक ऐसा पन्ना उधेड़ेंगे जिसमें युद्ध भी है, आत्मविश्वास भी है और अब हम लोगों को यह बात जानने की जरूरत भी है। एक ऐसा राजा जो फरगना से चला, समरकंद गया, काबुल गया, कैसे उसने अपना रुख भारत की तरफ किया, कैसे लड़ा वो इतना बड़ा ऐतिहासिक युद्ध। और वो युद्ध ऐसा हुआ कि जब वो एक बार गद्दी पर बैठा तो फिर उसकी आने वाली कई पीढ़ियों ने भारत में राज किया। आप समझ ही गए होंगे कि हम भारत के या विश्व का दूसरा स्वर्ण युग, गोल्डन एरा के बारे में बात करने जा रहे हैं। इतिहास में कहा जाता है कि भारत का जो दूसरा स्वर्ण शताब्दी थी या स्वर्ण युग था, वो मुगल सल्तनत थी। मुगल सल्तनत की स्थापना हम सभी को पता है, एक शासक बाबर के द्वारा करी गई थी। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि बाबर भारत आया क्यों? मात्र 12,000 सैनिक लेकर वो लाखों के सैनिक को कैसे हराया? कैसे उसने खत्म किया लोधी साम्राज्य? क्या जरूरत आ पड़ी थी उसको भारत आने की? एक ऐसा राजा जो 11 वर्ष की आयु में ही शासक बन गया, जो 11 वर्ष की आयु में ही फरगना की गद्दी पर बैठ गया, उस राजा को फरगना क्यों छोड़ना पड़ा? भारत क्यों आना पड़ा? क्या किसी का निमंत्रण वाकई उसे खींच आया भारत, या उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है जिसे धोखा भी दिया गया, जिसके पास ऐसे दो विकल्प भी आए, यदि वो चाहता तो वो वापस जा सकता था, लेकिन उसके आत्मविश्वास ने उसे रोके रखा। एक ऐसा शासक जो पहली बार तोप और बारूदों से युद्ध लड़ रहा, एक ऐसा शासक जिसके पास कम सेना होने के बावजूद भी युद्ध जीतने की कला थी, नीति थी। एक ऐसा शासक जिसके पास दो ऐसे तोपची थे जो चाहे तो पूरे युद्ध में अपना बोलबाला, अपना परचम लहरा सकते। तो जी हां, हम आज शुरू करने वाले हैं बाबर की कहानी। और बाबर की कहानी जब चलेगी तो पानीपत युद्ध के बारे में तो बात होगी, लेकिन आज का जो ये सेशन होगा, आज की जो चर्चा होगी, ये पानीपत युद्ध के आगे और पीछे की कहानी है। आज की जो ये क्लास होगी, आज का जो ये मैं आज जो चर्चा करने जा रहा हूं, सफर है मंजिल के इस सेशन में, यहां पर हम समझेंगे इतिहास क्यों इतना महत्वपूर्ण है। इतिहास हमेशा इसलिए बनता है कि हम अपनी पुरानी गलतियों से सीख सकें।
तो वो जो ऐतिहासिक क्षण था उसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं बाबर की, कहां से शुरू हुआ और कहां पे आकर बाबर खत्म हुआ। तो बाबर की कहानी को समझेंगे और पूरे इस सेशन को ध्यान से देखेंगे। बहुत ही, अगर इस कहानी को ठीक से समझा जाए, ठीक से पढ़ा जाए, तो बहुत चीजें जानने को आपको मिलेंगी। तो देखते हैं कैसे बाबर पैदा हुआ, कहां पे बाबर का जन्म हुआ, कहां की गद्दी उसे नसीब हुई और क्यों वो गद्दी उसे छोड़नी पड़ी, क्यों उसे जाकर ठोकरें खानी पड़ी। फिर हम समझेंगे कि वो भारत का रुख कब किया, कैसे बना बाबरी मस्जिद, जिसके बारे में आप सभी को पता होगा। और फिर हम ये भी समझेंगे कि बाबर का वो एक सिपाही कौन था जिसने बाबर के साथ गद्दारी की, और जब वो शेर पलट के लौटा तो उस समय भारत में हुमायूं शासन कर रहा है, और कैसे उसने इतनी बड़ी सल्तनत हुमायूं को भारत से भगाया और 14 साल तक गद्दी पर बैठा रहा। हम बात करेंगे कि जब इतना महत्वपूर्ण शासक था, क्या जरूरत आ पड़ी थी उसको इतने सारे युद्ध लड़ने की। मात्र 4 से 5 वर्ष ही वो भारत पे राज कर सका, लेकिन इन्हीं दरमियान में कई सारे युद्ध भी लड़े, और उसमें एक ऐसा युद्ध आया जिसमें वो घायल भी हुआ। वो राजा जिसे भारत में दफनाया तो गया, जो मरा तो भारत में, लेकिन उसकी अस्थियां आज भी काबुल में दफनाई गई। एक ऐसा राजा जिसने जब अपनी आत्मकथा लिखी तो उसमें भारत के किस राजा को उसने सबसे शक्तिशाली राजा माना, जो ये स्वीकार किया कि जहां भारत में उससे भी ज्यादा शक्तिशाली राजा था। कौन था वो राजा? तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर ए मंजिल एपिसोड, और यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं, सही समझे आप, बाबर के बारे में। तो ये जो आप देख रहे हैं, सबसे पहले ये बाबर है। अगर हम बाबर के बारे में बात करें तो बाबर का जन्म कहां हुआ था? अगर हम बाबर की कहानी को समझें, अगर हम बाबर की कहानी को समझें तो जो बाबर का जन्म था, बाबर के जो पिता थे और बाबर की जो माता थी, वो कौन थे? बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा, बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा फरगना के शासक थे, और बाबर की मां कुतलुग निगार बेग, कुतलुग निगार बेग। अगर हम उमर शेख मिर्जा के बारे में बात करें तो ये फरगना के शासक थे उस समय। कुतलुग निगार बेग उनकी पत्नी थी। उमर शेख मिर्जा जो थे वो तैमूर वंश के थे, और कुतलुग निगार बेग जो थी वो चंगेज वंश की। यानी कि एक ऐसा राजा जन्म लेने वाला था, एक ऐसा पुत्र जन्म लेने वाला था जिसकी रगों में तैमूर और चंगेज दोनों के खून बहने वाले थे। दोनों के बारे में अगर बात करें तो दोनों ही बहुत ही खूंखार वंशज माना जाता है। ये तैमूर की तरफ से चौथे वंशज होगा और चंगेज की तरफ से 14वां वंशज होगा, और इन दोनों के
कुतलुग निगार बेग और उमर शेख मिर्जा के घर 14 फरवरी को 1483 में एक पुत्र पैदा होता है। 14 फरवरी 1483 को एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर रखा जाता है। जहीरुद्दीन बाबर का जन्म फरगना में हुआ, जो उस समय टर्की में था। वर्तमान में अगर फरगना के बारे में बात करें तो वर्तमान में जो फरगना है वो उज्बेकिस्तान में है। वर्तमान में जो फरगना है वो उज्बेकिस्तान में। बाबर का जन्म हुआ 1483 में। बाबर हंसता खेलता आगे बढ़ रहा था। 1400 अगर हम बात करें तो इसका जन्म 1483 में हुआ। पिता और माता का नाम पिता और माता का नाम पिता अभी मैंने बताया, और माता कुतलुग निगार बेग और उमर शेख मिर्जा इनके पिता थे। अगर हम बात करें, उमर शेख मिर्जा तैमूर के वंशज थे, कुतलुग निगार बेग चंगेज के वंशज थे। 11 वर्ष की आयु में, यानी 11 वर्ष की आयु में जब 1494 में उज्बेकिस्तानियों के एक युद्ध में उनके पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो जाती है। और जब उमर शेख मिर्जा की मृत्यु होती है उस समय बाबर की उम्र मात्र 11 साल। 11 साल की उम्र में ही बाबर शासक बनता है, और वो बाबर शासक बनता है फरगना। मात्र 11 वर्ष की उम्र में, 11 वर्ष की आयु में बाबर फरगना का शासक बना। 11 वर्ष का लड़का यदि गद्दी पर बैठा हो तो बहुत मुश्किल होता है गद्दी संभालना। उसी समय उनके कुछ सौतेले भाई बहन थे जिनको यह बात देखी नहीं गई कि 11 साल का लड़का कैसे ये गद्दी पर बैठेगा, और वो बाबर को युद्ध करके लूट कर काफी परेशान करने लगे। एक क्षण ऐसा आया कि बाबर की मां को बाबर की मृत्यु का डर भी सताने लगा, और ऐसे समय में बाबर को फरगना छोड़कर जाना। फरगना छोड़कर बाबर जाता तो कहां जाता, तो बाबर फरगना, क्योंकि उसके पिता उमर शेख मिर्जा समरकंद पर कई बार युद्ध कर चुके थे। समरकंद का कई हिस्सा वो कई बार जीत भी चुके थे। इस सिलसिले में बाबर जब फरगना से भागा तो वो भागकर समरकंद में गया, और बाबर जब समरकंद में गया तो जो जीते हुए राज्य उसके पिता द्वारा थे, बाबर वहां की गद्दी संभाले। लेकिन बाबर की यह खुशी का पल बहुत दिनों तक नहीं रहा। बाबर समरकंद पहुंच तो गया था, लेकिन बाबर 1494 से लेकर मात्र 1502 तक ही बाबर समरकंद में रहा। 1494 से लेकर 1502 तक ही बाबर समरकंद में रह पाए, क्योंकि समरकंद का ही एक राजा शेबानी खान था। शेबानी खान ने बाबर पे आक्रमण किया। समरकंद का ही राजा था, उसने आक्रमण किया। बाबर और समरकंद के बीच, बाबर और शेबानी खान के बीच समरकंद में एक युद्ध लड़ा गया, जिस युद्ध को कहा गया सरे पुल का युद्ध। यह युद्ध 1502 में लड़ा गया। एक तरफ बाबर था और दूसरी तरफ शेबानी खान। कहा जाता है कि शेबानी खान ने सरे पुल के युद्ध में ही तुलगामी युद्ध नीति का प्रयोग किया। तुलगामी युद्ध नीति का प्रयोग किया, और इस नीति से जब उसने युद्ध लड़ा
तो बाबर चारों खाने चित हो गए। बाबर को ऐसी हार मिली कि मृत्यु से बचने के लिए बाबर को समरकंद भी छोड़कर भागना पड़ा। बाबर समरकंद छोड़कर सीधे पहुंचा काबुल और कंधार। काबुल में उस समय तैमूर का ही शासन चल रहा था, और जैसा कि आपको पता है कि बाबर के जो पिता थे वो भी तैमूर वंश के थे। बाबर अफगानिस्तान से निकला, बाबर समरकंद से निकला तो अफगानिस्तान में गया, और वहां पर छोटे मोटे युद्ध लड़ते 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 1504 में बाबर ने काबुल और कंधार पे अपना अधिकार किया। 1483 में जन्मा एक व्यक्ति, एक बच्चा, जिसे 11 साल की उम्र में ही राजा बना दिया जाता है, लेकिन भागते दौड़ते अपने आप को बचाते, हार नहीं मानते हुए, जो हर युद्ध में हार तो रहा है लेकिन हार स्वीकार नहीं कर रहा है, और इसी तरीके से 1504 में वो जाकर अफगानिस्तान के काबुल और कंधार पे अपना अधिकार जमा लिया। यहां पर उसे थोड़ी सी राहत ये मिली कि उसे सिक्योरिटी थी। अब उसे ये भरोसा था कि यहां से लोग उसे नहीं हटा पाएंगे। उसने सेना बनाना शुरू किया, सेना इकट्ठा करना शुरू किया, और ज्यादा से ज्यादा सेनाओं पे ध्यान देने लगा, सैनिकों पे ध्यान देने लगा। वो इतना डर चुका था, कहा जाता है ना कि जला हुआ आदमी छाछ को भी फूंक कर पीता है। वो युद्ध से इतना घबरा चुका था, इतना डर चुका था कि वो अपनी पूरी ताकत अपने सैनिकों पे लगा था। काबुल और कंधार पर अधिकार कर तो रहा है, लेकिन इतनी ज्यादा अगर सैनिक होगी, इतने ज्यादा अगर सैनिक होंगे, काबुल और कंधार पे अधिकार करते हुए इतने ज्यादा सैनिक को रखते हुए, तो उनके खर्चे के लिए भी तो कुछ चाहिए होगा। वहां पर इतना धन दौलत नहीं था। उसने सोचा क्यों ना अपने दुश्मन समरकंद पे आक्रमण करके धन लूटा जाए। उसने समरकंद पर भी आक्रमण किया, लेकिन वहां से उतना धन उसको मिल नहीं पाया। और सभी को पता है कि उस समय अगर कोई धनवान राज्य था तो वो भारत था। उसे खबर मिली कि हम भारत पर क्यों ना आक्रमण करके धन दौलत लूट लें, क्या समस्या है। आक्रमणकारी था, सैनिक थे, और उसके पास बहुत ही अच्छे अच्छे रणनीतिकार भी थे। तो बाबर ने अपने इकोनॉमिक क्राइसिस को संभालने के लिए, ये जो धन संपदा की समस्या आ रही थी उसको संभालने के लिए, उसने सोचा कि चलो भारत पर आक्रमण करते हैं। बाबर ने पहला आक्रमण भारत पे कहां पर किया? तो बाबर ने पहला आक्रमण भारत पे बाजौर पे किया। और जब वो बाजौर पे पहला आक्रमण किया, और इस आक्रमण को उसने 1519 में किया। बाजौर पे, बाजौर के किले को भेदने के लिए इतने मजबूत किले थे कि उसको भेदने के लिए बाबर को पहली बार तोपों का इस्तेमाल करना। बाबर वो राजा था जिसने पहली बार भारत में तोपों का इस्तेमाल किया, बारूदों का इस्तेमाल किया, और बाजौर के किले को गिराने के लिए पहली बार भारत में तोपों का इस्तेमाल बाबर ने किया। और जब शेर के मुंह खून लग जाता है तो आप सभी को पता है उसे खून चाहिए होता है। बाबर ने एक बार आक्रमण किया और कई बहुत सारे सोना चांदी लूट कर ले गए। अब जब भी उसे कभी भी पैसे की तंगी हुआ करती थी, धन की तंगी हुआ करती थी, वो भारत की तरफ रुख करता, भारत पे आक्रमण करता, और यहां से सोना चांदी लूट कर ले जाता।
कहा जाता है कि 1519 में पहली बार बाजौर पे आक्रमण करने के बाद 1521 तक वो सिंध और कश्मीर पे लगभग 3 बार आक्रमण किए। लेकिन उस समय भारत में क्या चल रहा था? उस समय भारत में इब्राहिम लोदी, अगर उस समय में भारत की बात करूं तो भारत में लोदी साम्राज्य, और भारत का शासक या आगरा का शासक, आगरा में कौन बैठा था? तो आगरा में इब्राहिम लोदी। आगरा में कौन बैठा था? तो आगरा में इब्राहिम लोदी बैठा हुआ। ठीक। अब सवाल यह है कि क्या इब्राहिम लोदी कुछ कर रहा था? उसे पता तो चला ही होगा कि बाबर आक्रमण कर रहा है। इब्राहिम लोदी का ही एक चचेरा भाई आलम खान लोदी, सॉरी, दौलत खान लोदी, जो पंजाब का सूबेदार, और इब्राहिम लोदी का एक चाचा आलम खान लोदी, जो दिल्ली का सूबेदार। ये लोग ये खबर इब्राहिम लोदी तक जाने ही नहीं दिया। यहां तक कहा जाता है इतिहास में कि जब बाबर भारत पे आक्रमण करके सोना चांदी लूटने लगा तो बाबर की लालसा भी भारत के प्रति बढ़ने लगी। लेकिन लोदी साम्राज्य काफी मजबूत था, काफी सेना थी, तो बाबर ने अपने एक अम्बेसडर यानी राजदूत को भेजा ये कहलवाने इब्राहिम लोदी से कि आप पूरे भारत पे राज करो, हमें केवल भारत का वो हिस्सा दे दो जहां जहां पर तैमूर का शासन, यानी तैमूर द्वारा जो इलाका जीता गया है उस पे हमें राज करनी। उसके राजदूत आते थे, लेकिन पंजाब और दिल्ली से ही वापस चले जाते थे। ये खबर इब्राहिम लोदी तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता। बाबर की मंशा जब भारत को लूटने की हुई, यह बात बहुत अच्छी लगी दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी। उनके दिमाग में एक प्लान आया, क्योंकि ये दोनों ही बहुत ज्यादा खुश नहीं थे इब्राहिम लोदी से। इन दोनों के दिमाग में एक प्लान आया कि क्यों ना हम बाबर को इनवाइट करें, बाबर को भारत पे आक्रमण करवाएं और वो इब्राहिम लोदी को मारे, और हम बाबर को तैमूर वाला हिस्सा दे देंगे और उसे सोना चांदी लूटने देंगे। हम बाबर से आगरा ले लेंगे, बाबर को तैमूर वाला हिस्सा दे देंगे और वो भी खुश, हमारा जो दुश्मन इब्राहिम लोदी है वो भी चला जाए। तब दौलत खान लोदी ने बाबर को निमंत्रण भेजा। दौलत खान लोदी ने बाबर को निमंत्रण भेजा भारत पे आक्रमण। लेकिन वहां पर काबुल में बैठा बाबर के दिमाग में यह आया कि हो सकता है कि लोदी का कुछ चाल हो सकता है मुझे बुलाकर, लोदी हैं, हो सकता है मुझे बुलाकर ये कहीं ना कहीं मेरे लिए कुछ नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हो सकता है मेरी हत्या की साजिश कर रहे हो। दौलत खान लोदी ने निमंत्रण तो भेजा, लेकिन इस निमंत्रण पे बाबर ने यह कहकर उनके राजदूत को वापस कर दिया, हम विचार करेंगे फिर बताएंगे। कह सकते हैं इस निमंत्रण को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया।
ऐसा चल ही रहा था, लेकिन तभी बाबर के पास एक और निमंत्रण जाता। बाबर के पास एक और निमंत्रण जाता। उस समय मेवाड़ के शासक राजा संग्राम सिंह थे। आप नाम से ही जानते होंगे, और अगर आप इनका संग्राम सिंह नाम नहीं जानते हैं तो मैं ये विश्वास करता हूं कि आपने ये नाम तो इतिहास में सुना ही हो। राणा सांगा। राणा सांगा का भी लोदियों से कुछ अच्छा व्यवहार था नहीं। ये भी कहीं ना कहीं चाहते थे कि लोधी साम्राज्य खत्म हो। राणा सांगा के दिमाग में ये प्लान आया कि वो बाबर को बुलाएं। बाबर को क्या चाहिए? बाबर को काबुल और कांधार में सेना को चलाने के लिए धन चाहिए, दौलत चाहिए, सोना चांदी चाहिए। इनके दिमाग में ये प्लान आया कि क्यों ना हम बाबर को बुलाते हैं, इब्राहिम लोदी की हत्या करवाते हैं, इब्राहिम लोदी को मरवाते हैं। बाबर दिल्ली में आलम खान लोदी को मारे, पंजाब में दौलत खान लोदी को मारे, और जैसे ही बाबर आक्रमण करेगा हम अपनी सेना लेकर आगरा पर आक्रमण कर देंगे और इस तरीके से हम लोदी को खत्म कर देंगे। बाबर को जो चाहिए वो हम बाबर को देंगे और फिर हम यहां पे अपना शासन सत्ता बढ़ा सकते हैं। विचार उत्तम था और राणा सांगा ने भी बाबर को इनवाइट किया। राणा सांगा ने भी बाबर को इनवाइट किया। बाबर को निमंत्रण। राणा सांगे के निमंत्रण में कुछ दम था, क्योंकि राणा सांगा साथ में युद्ध लड़ने के लिए भी तैयार था। बाबर ने निमंत्रण स्वीकार किया और बाबर ने कहा ठीक है, हम अपनी सेना लेकर पहुंचने वाले हैं भारत। 1526 में 1526 में बाबर अपनी 12,000 सैनिकों के साथ 1526 में बाबर 12,000 सैनिकों के साथ पानीपत पहुंचा। उसे यह विश्वास था कि हम 12,000 सैनिक से जीत लेंगे दिल्ली और पंजाब। राणा सांगा जो है वो आगरा पे आक्रमण कर ही रहे हैं और यहां से हम खूब सारा सोना जीत के ले गए। पानीपत जैसे ही बाबर पहुंचा, उसने अपने दूत को भेजा राणा सांगा के पास और वहां से उसको एक बुरी खबर मिली। बुरी खबर यह थी कि राणा सांगा ने आक्रमण करने से इनकार कर दिया। राणा सांगा दिमाग में उसके ये आया, उनके जो सेनापति लोग थे वो भी उनको समझाए कि ऐसा ना हो कि आप लोदी को खत्म करें तो लोदी से भी खूंखार शासक आके हमारे ऊपर राज्य करने लगे। क्योंकि बाबर का जो इतिहास था वो ऐसा ही था। वो फरगना छोड़ा, समरकंद पे अधिकार किया, समरकंद छोड़ा, काबुल पे अधिकार किया, यानी वो जहां पर भी जाता था वहां अपना अधिकार सत्ता फैला लेता था। तो राणा सांगा के दिमाग में ये प्लान आया, लेकिन कुछ देर बाद आया। देर से आया कह सकते हैं, क्योंकि जब राणा सांगा ने रिफ्यूज किया तब तक तो बाबर पानीपत पे आकर डेरा जमा चुका। वो पानीपत जो यमुना के किनारे था, एक तरफ यमुना नदी थी और एक तरफ बंजर जमीन थी। अब यहां पर बाबर के पास दो विकल्प थे। बाबर चाहता तो 12,000 सैनिक लेकर वापस चला जाता काबुल और जिस प्रकार वो लूट मार करके भारत को लूटता था वो करता रहता। दूसरा विकल्प ये था, आए हैं तो कुछ लेकर जाएंगे।
वो 12,000 सैनिकों से कुछ युद्ध करता, किसी को कोई किला ढहाता, वहां से सोना चांदी लूट के जा सकता। लेकिन बाबर ने वापस जाना नहीं चुना। बाबर को शुरुआत में ही कहानी बताते हुए मैंने आपको बताया कि हारते हुए भी हार ना मानने की जो कला थी बाबर की, वही उसे इतना बड़ा शासक बनाया। बाबर ने सोचा कि अब हम आए हैं तो युद्ध तो करके ही जाएंगे। उसके पास मात्र 12,000 सैनिक थे, लेकिन उसे अपने सैनिकों पर भरोसा था, उसे अपने तोपचियों पर भरोसा था, उसे अपने ऊपर भरोसा था और अपनी युद्ध नीतियों के ऊपर उसे काफी भरोसा। बाबर आराम नहीं किया। बाबर ने अपने 12,000 सैनिकों से कहा कि ये आप एक काम करो, ये है पानीपत का मैदान। मैं आपको डायग्राम के साथ आपको समझाता हूं। बाबर ने क्या किया, ये जो पानीपत का मैदान, एक तरफ यमुना नदी थी। बाबर ने इधर खाई खुदवाई, अपने सैनिकों से कहा कि जिस तरफ यमुना नदी है उसके विपरीत में आप खाई खोदना शुरू करें। बाबर के 12,000 सैनिक दिन और रात मिलकर एक तरफ खाई खोदना शुरू कर दिया। और खाई कुछ इस प्रकार खोदी जाती है, ये जो मुंह है आगे की तरफ सकरा था और पीछे की तरफ चौड़ा था। उद्देश्य क्या था बाबर का ये? क्योंकि बाबर जानता था कि जब वो समरकंद में सरेपुर का युद्ध लड़ा था और सेबानी खान ने जब उसे हराया था, तो वहां पर सेबानी खान ने एक युद्ध नीति का प्रयोग किया था। और मैंने बताया था वो युद्ध नीति क्या थी, तुलगामी युद्ध नीति। और जब ये युद्ध नीति से वो लड़ा था तो बाबर हार गया। लेकिन हार के भी कुछ सीख जाओ, ये बहुत बड़ा सबक होता है। बाबर युद्ध तो हारा था, लेकिन वहां से एक बहुत बड़ी युद्ध नीति सीख कर आया, जिसे कहते हैं तुलगामी युद्ध। अब ऐसा करने पे हुआ क्या, एक तरफ खाई, एक तरफ यमुना नदी, और जो बड़ी वाला जहां पर ये ओपन पोर्शन था, यहां पर बाबर की सेना, सॉरी, यहां पे जो सकरी वाला था, यहां पर बाबर की सेना। एक ऐसी नीति जिसके तहत युद्ध में दुश्मनों को सामने से वार करने के लिए मजबूर कर दो, इसी को तुलगामी युद्ध नीति के अंतर्गत माना गया। बाबर ने एक तरफ खाई खुदवा दी, वहां से दुश्मन नहीं आ सकते। एक तरफ यमुना नदी थी, लहलहाती यमुना नदी, वहां से दुश्मन नहीं आ सकते। एक तरफ बाबर ने अपनी सेना खड़ी कर दी, यहां पर तो बाबर की सेना है। अब जो सेना आने वाली है वो यहां से आने वाली। बाबर की सेना मात्र 12 है। युद्ध का ऐलान हुआ। बाबर ने इब्राहिम लोदी पे आक्रमण करने की धमकी दी। इब्राहिम लोदी ने युद्ध का निमंत्रण एक्सेप्ट किया और अपनी 1.5 लाख सेना लेकर इब्राहिम लोदी पानीपत पे चला गया। लगभग 1.5 लाख सेना। बाबर केवल और केवल बाबर अपनी सेना लेके वहां पे नहीं खड़ा। बाबर के पास दो महत्वपूर्ण तोपची थे। बाबर के पास दो महत्वपूर्ण तोपची थे, और वो जो तोपची थे उनका नाम था, एक का नाम था मुस्तफा खान और एक का नाम था उस्मान अली। ये दो महत्वपूर्ण तोपची जो थे, इन दोनों महत्वपूर्ण तोपचियों को पता था क्या, उस्मानी विधि। उस्मानी विधि क्या है?
इन्होंने तोपों को उस्मानी विधि के तहत सजाया, यानी कि उस्मानी विधि क्या है? यहां पर एक तोप के बीच में गेट पर ही तोप लगा देना और लाइन से तोपों को लगा दिया उस गेट पर। हर दो तोप के बीच में एक गोला भर दिया, फिर दो तोप के बीच में एक गोला भर। इनके जो महत्वपूर्ण तोपची थे वो गेट का एंट्रेंस संभाल रहे। अब चाल क्या थी, तुलगामी नीति क्या थी? अब इब्राहिम लोधी की सेना यहां से जाती, यहां से वो भले भर के जाती, लेकिन ये मुंह इतना सकरी था, इतना सकरी गली बनाया था कि यहां से केवल मैक्सिमम 2 या 3 सैनिक ही बाहर जा पाते। और जैसे ये 2 या 3 सैनिक बाहर जाते थे, इनके जो तोपची हैं वो तोपों से उन सैनिकों को उड़ा देते। 21 अप्रैल 1526 को 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के स्थान पर इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ, जो तुलगामी युद्ध नीति के अंतर्गत हुआ। उस्मानी विधि से तोपों का वार किया गया। मुस्तफा खान और उस्मान अली ने अपने बहादुरी की परचम लहराए। कहा जाता है कि इस युद्ध में 1526 के पानीपत के युद्ध में बाबर की सेना में बाबर का पुत्र हुमायूं भी आया हुआ। पानीपत का युद्ध होता है। पानीपत का युद्ध जो था ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है, और बाबर इस युद्ध को 12,000 सैनिक होने के बावजूद भी वो 1.5 लाख सैनिक को पराजित करके बाबर ये युद्ध जीत जाता। बाबर ये युद्ध जीतने के बाद आगरा पे अपनी गद्दी स्थापित कर, वो कहता है अब मैं भारत से वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसका प्रेम काबुल और कंधार के प्रति ज्यादा था। लेकिन बाबर चूंकि इतना उसके साथ निमंत्रण देके भी उसके साथ धोखा हुआ, बाबर अंदर से खींच गया। और चूंकि भारत एक धनवान राज्य भी था, तो भारत पे वो रहना कबूला, और भारत में वो जाकर आगरा पे अपना गद्दी स्थापित किया और वहीं पे मुगल वंश की स्थापना। पानीपत का युद्ध जीतने के बाद पानीपत का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने कुछ महत्वपूर्ण काम किए, जैसे पहला, काबुली बाग और काबुली मस्जिद का निर्माण करवाया। काबुली बाग और काबुली मस्जिद का निर्माण करवाया। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर जीता, और बाबर ने यहां पर काबुली बाग और काबुली मस्जिद का निर्माण किया। इससे यह पता चला कि बाबर जो है वो बागबानी का शौक रखता, बागबानी का शौक रखता। बाबर ने केवल इतना ही नहीं किया, वो इतना खुश हुआ पानीपत का युद्ध जीतकर कि वो काबुल और कंधार में सिक्के चलवाए। काबुल में चांदी का सिक्का चलवाया। काबुल में चांदी का सिक्का चलवाया और इन सिक्कों का नाम दिया गया बाबरी सिक्का। कंधार में जो सिक्के चले, कंधार में जो सिक्के चलाए, उनका नाम शाहरुख सिक्का था।
काबुल में चांदी के सिक्के चले, कांधार में शाहरुख सिक्का चला। और उसने इतनी खुशी हुई पानीपत का युद्ध जीतकर कि उसने काबुल की जनता को फ्री में सिक्के बंटवाए, मुफ्त में। और जब फ्री में सिक्के बंटवाए तो बाबर को कलंदर की उपाधि मिली। बाबर को वहां पर कलंदर की उपाधि मिली। काबुल के लोगों ने बाबर को कलंदर की उपाधि दी। भारत की राजधानी आगरा बनी। बाबर आगरा में आके शासन करने लगा। लेकिन क्या केवल आगरा में आके वो शासन सत्ता संभाल लिया? ऐसा नहीं। बाबर का ध्यान गया उसको धोखा देने वाले राजा की तरफ। बाबर को लगता था कि राणा सांगा ने उसके साथ छल किया है। और जब वो आगरा पे आया तो बाबर को याद आया, कौन? राणा सांगा। 1526 में बाबर पानीपत का युद्ध लड़के, खुशियां मना के, बाग मस्जिद बनवा के, सिक्के चलवा के अब क्या करने वाला था? अब उसका रुख गया राणा सांगा की। आगरा से ही नजदीक एक स्थान पे उसने राणा सांगा पर आक्रमण करने जा रहा था। ये बात राणा सांगा को पता चली। राणा सांगा भी अपनी सेना लेकर दौड़ पड़े। और खानवा, खानवा एक स्थान है आगरा के समीप, खानवा 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा। लेकिन यह युद्ध इतना साधारण हुआ नहीं। खानवा के युद्ध में दो लोग थे, एक तरफ बाबर और दूसरी तरफ राणा सांगा। राणा सांगा अकेले नहीं था। राणा सांगा के साथ मालवा के शासक मेदिनी राय भी थी। और इतना ही नहीं, पानीपत के युद्ध में जब इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत का युद्ध हुआ, इब्राहिम लोदी मारा गया। लेकिन महमूद लोदी बच गया। महमूद लोदी इब्राहिम लोदी का भतीजा। तो वो महमूद लोदी भी बाबर से बदला लेना चाहता था। तो वो भी राणा सांगा के साथ आ गया। यानी जब राणा सांगा के साथ इतने लोग आ गए तो जाहिर सी बात है कि बाबर की सेना उस समय अगर एक्स थी तो इनकी सेना 2x, दोगुनी सेना थी राणा सांगा के पास। बाबर घबराया, लेकिन हार ना मानने वाले की जो उसकी कला है वो उसे फिर से खड़ा कर। बाबर यहीं पर अपनी सेना पे गया और अपनी सेनाओं को मोटिवेट किया। और जब मोटिवेट किया तो वहां पर उसने इस युद्ध को एक धर्म के युद्ध में बदला। उसने बोला अपने सैनिकों से बोला कि ये युद्ध केवल बदला लेने या सत्ता पाने का युद्ध नहीं है। एक हिंदू राजा ने हमें बुलाकर हमारे साथ छल किया है। ये अब एक धर्म का युद्ध है। और यहीं पर बाबर ने जिहाद का नारा दिया। खानवा के युद्ध में ही बाबर ने जिहाद का नारा दिया। सैनिक मोटिवेट हुए, इनके बीच में युद्ध हुआ। बाबर वर्सेस राणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ और इस युद्ध में बाबर फिर से जीत गया और राणा सांगा की मृत्यु हुई। 1527 के खानवा युद्ध में राणा सांगा की मृत्यु और बाबर की जीत। और यहां पे चूंकि वो जिहाद का नारा भी दे दिया था तो पूछा जाता है कि बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया?
जिहाद का नारा देने के बाद बाबर बन चुका था गाजी। यानी उसने गाजी की उपाधि ले ली। गाजी की उपाधि। गाजी क्या होता है? काफिरों का नाश करने वाला। गाजी का मतलब होता है कि जो भी काफिर होंगे, हम काफिर का नाश करेंगे, काफिर को मारेंगे, काफिरों को खत्म करेंगे। ऐसे लोग अपने आप को गाजी कहते हैं। तो उसने गाजी की उपाधि ले ली। खानवा का युद्ध जब खत्म हुआ तो बाबर ने, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, एक मस्जिद है। बाबर 1527 में खानवा के युद्ध के बाद वो अयोध्या में एक मस्जिद का निर्माण करने चला। उसके सेनापति मीर बाकी, बाबर के सेनापति मीर बाकी ने 1527 से 28 में बाबरी मस्जिद का निर्माण। बाबरी मस्जिद का निर्माण। अब बाबर अगला टारगेट किसको बनाएगा? बाबर के दिमाग में था कि जब मैं राणा सांगा को मार रहा था, राणा सांगा से जब मैं युद्ध लड़ रहा था, तो उस समय राणा सांगा का साथ देने दो लोग आए, एक मेदिनी राय और एक महमूद लोधी। चलो महमूद लोधी का तो बनता है, क्योंकि महमूद लोधी के चाचा इब्राहिम लोधी को मैंने पानीपत के युद्ध में मारा था। लेकिन ये मेदिनी राय बीच में क्यों आ गया? इसको क्या आवश्यकता पड़ी? बाबर का दिमाग अब मेदिनी राय पे चला गया और बाबर मेदिनी राय को मारने के लिए एक युद्ध लड़ा। ये आप जो देख पा रहे होंगे, ये वही जगह है चंदेरी। इस जगह का नाम है चंदेरी। यानी 1528 में बाबर ने चंदेरी का युद्ध, और चंदेरी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? एक तरफ तो बाबर था और दूसरी तरफ मालवा के शासक मेदिनी राय। कहा जाता है कि बाबर ने मेदिनी राय के खिलाफ जब युद्ध लड़ा तो बहुत ही खूंखार तरीके से युद्ध लड़ा। मेदिनी राय और बाबर के बीच में जो चंदेरी का युद्ध 1528 में लड़ा गया था, इस युद्ध में बाबर की जीत हुई, मेदिनी राय हारे। और कहा जाता है कि चंदेरी के मैदान में बाबर ने सभी सेनाओं के गले काटकर एक गलों का, मुंडियों का किला बना दिया चंदेरी के मैदान में। इतना ही नहीं, बाबर ने अपने सैनिकों से यहां तक घोषणा कर दी कि जाओ, मालवा की जितनी भी औरतें हैं उन सभी को उठाओ और आगरा ले चलो। जब ये बात मालवा के औरतों को पता चला, महिलाओं को पता चला, जब बाबर की सेना अंदर प्रवेश की, उनकी औरतों, उनकी महिलाओं को उठाना शुरू किया, तो कहा जाता है कि वहां पर महिलाओं ने जौहर कर लिया। यानी बाबर ने पहली बार जौहर कहां देखा था? तो बाबर ने पहली बार जौहर चंदेरी के युद्ध में देखा। वहां पर सभी औरतों ने जौहर कर लिया। और जौहर आप समझते होंगे, उन लोगों ने अपनी इच्छा से आग में कूद कर अपनी जान दे दी। बाबर इतना क्रूर हो चुका था। इनको हराने के बाद, बाबर मेदिनी राय को हराने के बाद आगरा आया और आगरा में पार्टी वार्टी चली, इंजॉय किया गया। कहा जाता है कि जब वो चंदेरी के युद्ध के बाद आगरा में जब वो इंजॉय कर रहा था, यानी जब पार्टी चल रही थी, उसी पार्टी में, उसी दावत में, उसी का एक सिपाही
बाबर का ध्यान जाता है, सभी सिपाही अपना शराब पी रहे हैं, मांस मच्छी जो भी है वो तो खा रहे हैं। बाबर का ध्यान अपने एक सिपाही पर जाता है। वो सिपाही जो मांस है उसको कैसे खा रहा था, वो तलवार से मांस को ले रहा था, अपने मुंह में डाल के खा। यानी लोग चम्मच से खाते हैं, वो तलवार से मांस को ले रहा था और खा, और इस तरीके से खा रहा था कि उसको देखकर बाबर सोचा कि ये तो सिपाही बहुत ही क्रूर लग रहा है। बाबर ने अपने सेनापति मीर बांकी को बुलाया और बोला कि ये जो सिपाही तुमने लाया है, जो सिपाही जो ये खा रहा है इस तरीके से, ये कौन है? इसके ऊपर ध्यान रखो, क्योंकि ये हमारे लिए बाद में परेशानी बन सकता है। बाबर का अनुभव बोल रहा था। जब बाबर ये बात मीर बांकी से कह रहा था, उस समय वो सिपाही यह बात सुन पा रहा था। उसको लगा कि कहीं बाबर मुझे भी मारने की फिराक में तो नहीं, क्योंकि बाबर को कहीं भी मेरे ऊपर कुछ ऐसा डाउट हुआ तो राजा आदमी कभी भी बोल सकता है कि मार। वहां से वो सिपाही निकल गया और वो वहां से निकलकर बिहार चला गया। वो सिपाही कौन था? उस सिपाही का नाम था फरीद खान। और जाते जाते फरीद खान ने एक शपथ ली। उसका शपथ ये था कि मैं एक दिन इस मुगल सल्तनत को उखाड़ के फेंक दूंगा। ये फरीद खान की एक अलग कहानी हम जरूर लेकर आएंगे। यही फरीद खान जो बाद में शेर शाह सूरी बना, और वाकई इसने अपनी कसम पूरी की। और जब ये आया, उस समय राजा हुमायूं थे और हुमायूं को भागना ही पड़ा, नहीं पूरे समय तक लेकिन कुछ कुछ क्षण तक तो मुगल सल्तनत को इसने उखाड़ फेंका। खैर, बाबर चंदेरी का युद्ध जीत चुका था। बाबर खानवा के युद्ध में राणा सांगा की मृत्यु कर दिया था। बाबर पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को मार दिया था। बाबर चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय की हत्या कर दी थी। अब बाबर क्या करता? उसका एक दुश्मन बचा था, महमूद लोदी। तो अगला युद्ध जो हुआ 1529 में, घाघरा का युद्ध लड़ा गया। घाघरा नदी जो बिहार में थी वहां पर बहती है। ये पहली नदी, ये पहला युद्ध था जो जमीन और नदी दोनों में लड़ा गया। घाघरा का युद्ध बाबर और महमूद लोदी के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर ने महमूद लोदी के साथ जब युद्ध लड़ा तो कहा जाता है कि इस युद्ध में बाबर घायल हो गया। 1529 के इस युद्ध में बाबर घायल हो गया। महमूद लोदी बचकर निकल गया था, वो नदी पार करके भाग गया था। लेकिन इस युद्ध में बाबर इतना घायल हो गया था कि 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती। बाबर की मृत्यु हो जाती। लेकिन बाबर अपने मृत्यु के पहले अपने पत्नी, अपने बच्चों और अपने लोगों से ये कहा था कि मुझे काबुल बहुत पसंद है, तो जब मैं मरूं तो मेरी अस्थियों को काबुल में जरूर दफनाना। तो बाबर की जब मृत्यु हुई तो पहली बार तो इसको आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। और उसके बाद इसकी अस्थियों को काबुल में दफनाया गया। बाद में इसकी अस्थियों को काबुल में भी दफनाया गया। बाबर वो शासक था जिसको 2 बार दफनाया गया। बाबर ने अपनी आत्मकथा भी लिखी थी।
और इसकी आत्मकथा का नाम था तुजुर्क-ए-बाबरी। यही तुजुर्क-ए-बाबरी अकबर के समय में फारसी अनुवाद हुआ। अकबर के समय में फारसी अनुवाद हुआ और उस अनुवाद को कहा गया बाबरनामा। तुजुर्क-ए-बाबरी तुर्क भाषा में लिखी गई थी। अनुवाद होने के बाद इसे बाबरनामा कहा गया था और इसका अनुवाद किया था, अनुवाद करने वाला कौन था? तो अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खान इसका अनुवाद। अपनी आत्मकथा में बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कौन है ये भी बताया। तो आप सभी को पता है कृष्णदेव राय, जो उस समय दक्षिण भारत के राजा थे, तुलुब वंश के राजा थे। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा में भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसको बनाया है? कृष्णदेव राय। कभी मौका मिलेगा तो हम कृष्णदेव राय की भी कहानी आपके सामने लेकर आएंगे। विजयनगर साम्राज्य के शासक थे ये, तुलुब वंश के राजा थे और इन्हीं को बाबर ने सबसे ज्यादा अपना दोस्त भी माना है और सबसे शक्तिशाली राजा माना। बाबर की मृत्यु होती है। बाबर के बाद बाबर के 4 लड़कों में उनका साम्राज्य बांटा जाता है और फिर हुमायूं के हिस्से आता है भारत। और कैसे हुमायूं फिर भारत चलाता है और क्यों हुमायूं को बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण राजा माना गया इतिहास में, इसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। यहाँ पर आज की इस क्लास में हमने समझा कि कैसे बाबर पैदा हुआ, बाबर कैसे कैसे अपने साथ होने वाले सारे जितनी भी परेशानियां थी उनसे लड़ा, लड़के भी खड़ा हुआ, हारा नहीं और फिर कैसे वो भारत की तरफ रुख किया। भारत के अंदर की जो राजनीति थी, कैसे मुगलों को इनवाइट किया और फिर एक ऐसा राजा भारत में आया जिसकी पूरी पीढ़ी भारत पे शासन की। बाबर के बाद हुमायूं आया, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब और ऐसे करते करते मुगल सल्तनत हमारे देश पे कई साल तक शासन। इन्हीं मुगल सल्तनत के खत्म होने के बाद अंग्रेजों का हमारे देश में आना होता है और यही अंग्रेज हमारे गुलाम बनाते हैं और उन्हीं की गुलामी से आजादी हम पाए थे 15 अगस्त 1947। यहां पर हम बात को खत्म करना चाहेंगे, बात को विराम देना चाहेंगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप यहां से सीख पाए होंगे कि बाबर कैसा राजा था, किस तरीके से आया था और भारत की क्या गलतियां थी। और इतिहास के इसी तरीके से अगले क्लास में, अगले सेशन में हम किसी और पन्ने को उधेड़ेंगे और आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे। तो चलिए, धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।